बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर यह है कि आम आदमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। मदर डेयरी के बाद अब अमूल का दूध भी महंगा हो गया है। आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ा झटका है जब मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी दूध की कीमत में इजाफा कर दिया है। अब ग्राहकों को 2 रुपए प्रति लीटर मौजूदा रेट से ज्यादा देना होगा। अमूल ने अमूल स्टैंडर्ड्स, अमूल बफेलो मिल्क, अमूल गोल्ड, अमूल स्लिम एंड ट्रिम, अमूल चाय माजा, अमूल ताजा और अमूल काऊ मिल्क की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। ये आज से यानी कि आज 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप कार्ड फेंका है। एक दांव से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव चारों खाने चित हो गए हैं। दरअसल बात है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अगली जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सियासी तर्कश से एक और तीर निकाल दिया है। इंडिया गठबंधन के कई नेता और खास करके लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार अपनी सभाओं और फिर पदयात्राओं में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन अचानक इसका फैसला करके प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों से उसका बड़ा मुद्दा छीनने की कोशिश की है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता तेजस्वी यादव भी लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसके लिए जातिगत जनगणना को पहली सीढ़ी बता रहे हैं। कांग्रेस शासित कुछ राज्यों में इस तरीके का जातिगत सर्वे कराने का निर्देश भी राहुल गांधी दे चुके हैं, लेकिन देशव्यापी जातिगत जनगणना कराने का फैसला अब मोदी सरकार ने कांग्रेस के सामने लंबी लकीर खींच दी है। जब कर्नाटक ने हाल ही में इस तरीके की कोशिश की, लेकिन उस रिपोर्ट को सदन के टेबल पर नहीं रखा जा सका और उस पर विवाद हो रहा। माना जा रहा है कि इसका त्वरित सियासी लाभ इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मिल सकेगा। इसके बाद अगले साल होने वाले बंगाल और फिर तमिलनाडु चुनाव में भी भाजपा इसे भुनाने की कोशिश करेगी। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी कितने संपत्ति के मालिक हैं? अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं ना। यह कहते हैं कि सपनों और शौक पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती है, बस दिल में जज्बा और जुनून होना चाहिए। फिर भले ही आपकी उम्र छोटी हो या बड़ी हो, आप इसे पूरा जरूर कर लेते हैं। ऐसा कुछ आईपीएल 2025 में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने कर दिखाया है। आईपीएल इतिहास के सबसे छोटे प्लेयर वैभव सूर्यवंशी अपनी उम्र के साथ अब अपने रिकॉर्ड की वजह से पहचाने जाने लगे हैं। उन्होंने अपने तीसरे मैच में ही शतक जड़ करके इतिहास रच दिया है। जब 14 साल के वैभव ने गुजरात के खिलाफ खेले गए मैच में केवल 35 गेंदों पर शतक जड़ा है। वे आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। ऐसे में अभी हम आपको वैभव की संपत्ति के बारे में बताएंगे, नेटवर्थ के बारे में बताएंगे। दरअसल बात है कि वैभव की क्रिकेट जर्नी बिहार के समस्तीपुर से शुरू हुई, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं रही, लेकिन बेहद ही कम समय में उन्होंने जो दमदार शॉट खेल करके आईपीएल 2025 में जो धमाका किया है उसकी हर कोई चर्चा कर रहे हैं। जहाँ उनकी सफलता की राह आसान नहीं रही, उनके माता पिता की कड़ी मेहनत रही है। वैभव ने भी बताया है कि उन्हें आसानी से सफलता नहीं मिली है। उनके सफलता के पीछे उनकी पेरेंट्स यानी कि माता पिता का हाथ रहा है। वहीं पर अगर आप बात करें वैभव सूर्यवंशी की, तो वह कुल 2 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है उनकी संपत्ति। जहाँ उनकी कमाई का मुख्य जरिया आईपीएल है, जहाँ उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा है। वहीं पर उन्होंने बिहार U19 के लिए रणजी ट्रॉफी और फिर वीनू मांकर ट्रॉफी में खेला है। आपको बता दूं कि 35 गेंदों में शतक जड़ने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की इनाम राशि देने की घोषणा की है। वैभव को उनके परफॉर्मेंस के चलते ब्रांड एंडोर्समेंट के ऑफर भी मिलने लगे हैं। हालांकि इसे लेकर के अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों केंद्र सरकार ने भविष्य में होने वाली आम जनगणना के साथ साथ अब जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। अब इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। जहां विपक्ष ने इसे अपनी जीत बताया है, वहीं पर बीजेपी और फिर केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ, जिन्होंने एनडीए में जाति जनगणना को शामिल करने का फैसला किया है। मंत्री मंगल पांडे ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि संपूर्ण भारतवर्ष में जातिगत जनगणना
जनगणना कराए जाने का निर्णय एक अत्यंत अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कदम है। ये निर्णय न केवल सामाजिक न्याय को सशक्त बनाएगा बल्कि देश को नई दिशा और फिर दशा भी प्रदान करेगा। इस दूरदर्शी निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा संपूर्ण मंत्रिपरिषद को बिहार वासियों की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार। वहीं पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पूर्व में भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया था तब समाज में व्यापक स्वीकार्यता देखने को मिली और किसी प्रकार का सामाजिक तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। वहीं पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि देश भर में आगामी जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी कराने के ऐतिहासिक फैसले के लिए पीएम मोदी जी और फिर गृह मंत्री अमित शाह का संपूर्ण जदयू परिवार की ओर से कोटि आभार एवं अभिनंदन। हमें विश्वास है कि इस फैसले से वंचित तबकों के कल्याण एवं उत्थान के लिए और अधिक कारगर योजना बनाने में मदद मिलेगी। संघियों को हम अपने एजेंडे पर नचाते रहेंगे। यह जातिगत जनगणना के फैसले पर लालू प्रसाद यादव ने कड़ा तंज कसा है। जहां लालू प्रसाद यादव ने जातिगत जनगणना कराने के केंद्र सरकार के निर्णय पर कहा कि हम इन संघियों को अपने एजेंडों पर नचाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे जिस समय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय की सरकार, हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था। इसके पर बाद में एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अमल नहीं किया। 2011 की जनगणना में फिर जातिगत जनगणना कराने के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। जब मेरे अलावा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव एवं स्वर्गीय शरद यादव ने इस मांग को लेकर के कई दिन सदन ठप किया। जब बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ है। हम समाजवादी आरक्षण, जातिगत जनगणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों पर 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला है। अभी बहुत कुछ बाकी है, यही कहना है लालू प्रसाद यादव का। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जातिगत जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। ये बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी जातिगत जनगणना के फैसले का स्वागत किया है। दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम राजद नेता तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी 30 साल पुरानी मांग थी, ये हमारी समाजवादियों और फिर लालू प्रसाद यादव की जीत है। इससे पहले बिहार के सभी दलों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी इसी को लेकर के, लेकिन उन्होंने हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया था। कई मंत्रियों ने इसे स्वीकार कर दिया, लेकिन ये हमारी ताकत है कि उन्हें हमारे एजेंडों पर काम करना है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि अब हमारी अगली लड़ाई होगी कि देश में जातिगत जनगणना होने के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद पूरे देश के विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और फिर अति पिछड़ों के लिए सीटें रिजर्व करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जितनी आबादी है उस हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए। दोस्तों, अल्प मानदेय और वेतन से परेशान बिहार के शारीरिक शिक्षकों यानी कि पीटी टीचर ने नीतीश सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया है। जब पटना में बड़ी संख्या में जुटे पीटी टीचरों ने जदयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने को जुटे, हालांकि इस दौरान प्रशासन की ओर से उन्हें रोक दिया गया। पीटी टीचरों ने खुद को वेतनमान के दायरे में लाने और फिर पूर्णकालिक करने की मांग को लेकर के अपनी आवाज उठाई है। वहीं पर प्रशासन द्वारा रोके जाने पर पीटी टीचरों को राजद का साथ मिला है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी पीटी टीचरों को आश्वासन देते हुए कहा कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और आपके विभाग के अधिकारी से बात करके आपकी बातों को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पीटी टीचरों की मांग से जुड़ा ज्ञापन वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षकों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। एक और खेलो इंडिया की बात प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन खेलो बिहार की बात होगी तब खेलो इंडिया की बात होगी। आज के दिन में अस्पतालों में ज्यादा भीड़ है, लेकिन स्कूल में 1 घंटे खेल के लिए जो समय मिलता था उसमें कटौती किया जा रहा है। जब खेलेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार, लेकिन खेल के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने वाले पीटी टीचरों के साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है।
दोस्तों, बिहार में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जमुई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। ये बात सत्य तय है, चाहे वह आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, किसी भी पार्टी या फिर किसी भी जाति धर्म के समर्थक हो, लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 30 से 35 सालों में सभी पार्टियों के नेताओं को देखा है। जब प्रशांत किशोर ने बिहार की बुनियादी समस्याओं को, जैसे कि शिक्षा, रोजगार और फिर पलायन में कोई सुधार नहीं हुआ है, वह दूसरे राज्यों में हो रही तरक्की को देख रहे हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब बदलाव का अगर दूत कौन होगा, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये साफ है कि वे बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा शुरू करूंगा। 11 मई को जनस्वराज पार्टी पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत हम बिहार में 1 करोड़ लोगों के से 3 मुद्दों पर नीतीश कुमार की विश्वसनीयता के बारे में बात करेंगे। जब पहला जाति जनगणना, दूसरा दलित महादलित परिवारों को जमीन देना और तीसरा जमीन सर्वेक्षण, हम इन 3 मुद्दों पर बिहार में 1 करोड़ लोगों से बात करना चाहते हैं। वहीं पर कश्मीर में हुए हमले और फिर सरकार के लिए दिए गए एक्शन पर प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ चीजें केंद्र सरकार का मामला है, देश की विदेश नीति सुरक्षा केंद्र सरकार का मामला है, जहाँ देश की जनता, हर वर्ग के लोग, विपक्ष सभी सरकार के साथ हैं। देश का हर नागरिक जो देश से प्यार करता है, इस घटना की निंदा करता है और फिर सरकार के फैसले के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, बिहार में सिंचाई की क्रांति आ गई है। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार सरकार का उद्यान निदेशालय कृषि विभाग बिहार में सिंचाई व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य को लेकर के किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक पहल की जा रही है। इस योजना के तहत बिहार के किसानों को ड्रिप सिंचाई पद्धति तथा मिनी स्प्रिंकलर पद्धति पर 80% तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। ये पहल विशेष रूप से जल संवेदनशील क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। आपको बता दो कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के प्रयोग से खेतों में पानी की बर्बादी रुकती है और पौधों को आवश्यकता अनुसार ही जल मिल पाता है। इससे फसल की गुणवत्ता और फिर उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके साथ ही उर्वरक की बचत, खरपतवार पर नियंत्रण और ऊर्जा की भी बचत होती है। दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार में शिक्षा से जुड़ी हुई कई समस्याओं और फिर उनके समाधान पर बात की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा और फिर स्वास्थ्य में काफी काम हुआ है। जब बजट का 20% हिस्सा शिक्षा विभाग को दिया गया है, जब 6.5 लाख के करीब विभाग में नौकरियां दी गई है। जो नियोजित शिक्षक थे उनको भी प्रमाणित सरकारी शिक्षक का दर्जा मिला है। वहीं पर तेजस्वी यादव के शिक्षा से जुड़े हुए सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम आलोचना करना है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नेतृत्व करेंगे। दरअसल शारीरिक शिक्षक अपनी कई मांगों को लेकर के जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान ये बातें उन्होंने कही है। दोस्तों, बिहार वासियों के लिए गर्मी से राहत की खबर है। बिहार के 13 जिलों में आज यानी कि 1 मई 2025 को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और फिर कुछ जगहों पर बिजली चमकने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। जी आपको बता दूं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा और पटना जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बिहार के पूर्वी हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। वहीं पर बाकी जिलों में मौसम खराब रहने का और फिर सूखा तापमान बढ़ने का आशंका है। बिहार के दक्षिण और फिर उत्तर दक्षिण क्षेत्र सहित करीब 25 जिलों में आज बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। जिन जिलों में वर्षा की संभावना है वहां भी तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति करने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से चिराग पासवान को इस्तीफा देने की सलाह दी है। जब प्रशांत किशोर जमुई में जनसभा के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे, इस दौरान उन्होंने शराबबंदी खत्म करने के प्रतिपक्ष के नेता के वादे को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि ये कानून 2016 में उनके ही डिप्टी सीएम रहते हुए लागू हुआ था। इसके बाद फिर 18 महीने हुए डिप्टी सीएम रहे, लेकिन इस फर्जी शराबबंदी को खत्म नहीं कर सके। वहीं पर जातिगत जनगणना के बाद दोनों नेताओं नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी ने 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए सहायता की घोषणा की थी, लेकिन एक भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। जमीन सर्वे के नाम पर छोटे छोटे किसानों से 10 से 20 और फिर 50 हजार रुपए की नाजायज वसूली हो रही है।
हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जहां प्रसाद किशोर ने कहा है कि जमीन भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने की घोषणा कागज पर सिमट करके रह गई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के 11 मई से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक ग्राम कल्याण बिघा से यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके पहले प्रसाद किशोर ने बिल्कुल जादूगर अंदाज में भीड़ से संवाद स्थापित किया और फिर आगामी चुनाव में पढ़ाई और फिर रोजगार को मुद्दा बनाकर के वोट करने की अपील किया है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपने करक तेवर को लेकर के चर्चा में आए आईएएस अधिकारी के पाठक का वैसे तो बिहार से तबादला हो गया है, लेकिन अब खबर यह है कि दिल्ली जाने के बाद उनका कद बिहार में मौजूदा कद से ऊपर बढ़ गया है। के पाठक बिहार में जहां एक विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, वहीं दिल्ली जाते ही उन्हें बड़ा पद मिला है। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली जाने के बाद उन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है और कैसे ये पद बिहार में हुए जिस पद पर थे उससे ऊपर है। दरअसल बात यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी केशव कुमार पाठक उर्फ के पाठक को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जब बिहार के चर्चित और फिर सख्त प्रशासनिक अफसर रहे के पाठक अब केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले उन्हें अपर सचिव के पद पर हस्तांतरित किया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उनके कद को उन्नत यानी कि प्रमोशन देकर के विशेष सचिव बना दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि के पाठक को बिहार सरकार ने 1 मई 2025 से केंद्र सरकार की सेवा में योगदान देने के लिए रिलीव कर दिया है। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी के पाठक की रिटायर अब निकट है, यानी कि बहुत जल्द वो रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में उनकी मुल्क कैडर बिहार में लौटने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है, ऐलान किया है। ये जनगणना मुख्य जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। आज़ादी के बाद से किसी भी जनगणना प्रक्रिया में जाति को शामिल नहीं किया गया था। अब सरकार के इस फैसले के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने नफे नुकसान के हिसाब से प्रतिक्रिया दे रही है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने जातिगत जनगणना को जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा कि किसी प्रकार की गणना जिससे समाज के बारे में बेहतर जानकारी हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ गणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा। जब गणना के नतीजों पर सरकार काम करेगी तब सुधार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना रिपोर्ट में गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए रोजगार के लिए देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक नहीं मिली है। सिर्फ किताब खरीद लेने से आप विद्वान नहीं बन पाएंगे, यह किताब को पढ़ करके समझना भी पड़ेगा। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के युवा वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार के हैं, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करके विश्व क्रिकेट को हैरत में डाल दिया है। 14 साल के वैभव ने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाला कमाल किया है और विश्व क्रिकेट को हैरत में डाल दिया है। वैभव ने केवल 35 गेंद पर शतक ठोक करके हर किसी को चौंका दिया है। गेल के बाद वैभव आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 14 साल की उम्र में दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ तूफानी पारी खेल करके वैभव ने भविष्य के लिए उम्मीद जगा दी है। वैभव को लेकर के पूर्व क्रिकेटर रिएक्ट करके बधाई दे रहे हैं। वहीं पर मिस्टर 360 के नाम से विख्यात यानी कि मशहूर एबी डिविलियर्स ने वैभव की बल्लेबाजी को देख करके रिएक्ट किया है। वैभव को लेकर के एबी ने माना है कि ये बल्लेबाज विश्व क्रिकेट का भविष्य है, लेकिन उसे अभी लंबा समय तय करना है। वहीं पर एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा है कि 14 साल की उम्र में ऐसा कमाल, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। ईमानदारी से कहूँ तो फिर मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है। गुजरात के खिलाफ मैच में मैंने उसकी बल्लेबाजी देखी है। जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है वह युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करेगा। जब उसकी बल्लेबाजी दूसरों को प्रेरित करने वाली थी। जब मेरे बेटा अभी 10 साल का है और फिर मुझे नहीं लगता है कि वह 14 साल में इस बड़े लेवल पर खेल पाएगा। यकीनन एब्सोल्यूट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वहीं पर एबी ने आगे कहा कि उसकी बल्लेबाजी काफ़ी आक्रामक है, वह आगे बढ़ करके खेलने वाला है, तेज बल्लेबाजी करने वाला है। मैंने ऐसा शतक पहले कभी नहीं देखा था। मेरे लिए सोचने वाली बात यह है कि उसका अंदाज ज़्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करने का है, जो मेरे लिए एक चिंता का विषय है। जब उसके साथ अनियमितता हो सकती है, हर मैच में वह रन बना पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वह अभी 14 साल का है और फिर उसके पास काफ़ी समय है। आप 14 साल के लड़के से और क्या चाह सकते हैं।
दोस्तों, नीतीश सरकार द्वारा आगामी बजट में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग ने इसके लिए एक नई योजना का प्रस्ताव तैयार किया है, जो अगले वित्तीय वर्ष में लागू होगी। इस प्रस्ताव को विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है और इसका उद्देश्य बिहार के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। नई योजना से रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। जहाँ राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार 20 लाख युवाओं को रोजगार बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत बिहार के सभी 38 जिलों में 8000 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह सेक्टर स्किल काउंसिल इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने के साथ साथ उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ने में मदद करेगी। ये पहल राज्य में कौशल विकास और फिर रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए पहले ही बिहार कौशल विकास मिशन और सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रम संसाधन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस नई योजना के तहत प्रशिक्षण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं को तकनीकी पाठ्यक्रम और फिर उद्योग आधारित कौशल प्रदान करने के लिए योग्य और अनुभवी होना चाहिए। दोस्तों, बिहार की बंद चीनी मिलों को चलाने की कवायद फिर से शुरू हुई है। गन्ना उद्योग विभाग ने सकरी और रयाम चीनी मिल की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कराने का फैसला किया है। इसके लिए जल्द ही सर्वे शुरू होगा। गन्ना उद्योग विभाग ने SBI कैंप कोलकाता के जरिए पूर्ण मूल्यांकन का निर्णय लिया है। इस संबंध में इकायुक्त अनिल कुमार झा ने आदेश जारी किया है। इसका मकसद यहाँ गन्ना आधारित उद्योग स्थापित करना है। इन दोनों मिल परिसर में फिर से चीनी मिल और एथेनॉल प्लांट लगाने की उम्मीद बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया से पहले इस संबंध में कोई भी फैसला लेने की उम्मीद है। इन दोनों मिलों के चालू होने का फायदा क्षेत्र के हजारों किसानों को होगा। इससे पहले भी साल 2006 में SBI कैंप ने राज्य की 15 मिलों के पूर्ण मूल्यांकन का निर्णय लिया था। दोस्तों, मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह चचेरे भाई की पोती की शादी हुई, जहां और 30 अप्रैल को पोती की शादी में उन्होंने शामिल होने के लिए अनंत सिंह ने कोर्ट में अर्जी दी थी। जहां उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए CGM 1 की अदालत ने शादी में शामिल होने का आदेश दिया। एक दिन का पैरोल मिलने के बाद अनंत सिंह बेउर जेल से बाहर निकले। बुधवार की शाम वह बेउर जेल से अपने पैतृक आवास बार के लदमा पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। उन्हें देखते ही लोग छोटे सरकार कहकर के पुकारने लगे। जहाँ अपने छोटे सरकार से मिलने के लिए भारी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। जहाँ अपने बड़े भाई बिरंची सिंह के बेटे राजेश सिंह की पोती की शादी समारोह में जब अनंत सिंह शामिल होने पहुंचे तो फिर लोग उन्हें देखते रह गए। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। अपने समर्थकों को देख करके अनंत सिंह बोलने लगे कि मोकामा का टिकट हमारे पास है। पोती की शादी में शामिल होने के लिए 24 घंटे के लिए पैरोल मिली है। गाँव आकर के अच्छा लग रहा है। रात भर यहाँ रहेंगे और कल फिर पटना चले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद है कि 10 से 20 दिन के अंदर हम जेल से बाहर आ जाएंगे। ये बात सुनकर के उनके समर्थकों के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। वे छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। दोस्तों, बिहार में एक बड़ी पार्टी का RJD में विलय हुआ है। चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में भाजपा एवं अन्य दलों के नेताओं ने मंगलवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के समक्ष राजद में शामिल होने की घोषणा की। इनमें प्रमुख है रंजना साहू, नरेंद्र साहू, अरुण गुप्ता। इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी राजद की सदस्यता दिलाई गई। जब प्रदेश राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया है कि राष्ट्रीय प्रगति पार्टी के अमरकांत साहू ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में अपनी पार्टी का विलय RJD में किया है। जब सभी नेताओं का पार्टी में स्वागत किया है। उन्हें सदस्यता रसीद, राजद का प्रतीक चिन्ह एवं लालू प्रसाद की जीवनी पर लिखी की पुस्तक गोपालगंज 2 रायसीना देकर के सभी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, सदन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगाने के बाद बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी। जहां NDA की सरकार के मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को हरी झंडी दिखाई थी और फिर महागठबंधन सरकार के CM रहते ये काम पूरा करके आंकड़े जारी किए थे। जब बिहार की जातिगत जनगणना पर NDA और फिर महागठबंधन में कैंडिडेट वार्ड जारी है। जब जातिगत जनगणना के आधार पर जातिगत आरक्षण बढ़ाया गया था। ये मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में है और अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश भर में जातिगत जनगणना का ऐलान किया है। तो फिर क्या अब बिहार में हुई जातिगत जनगणना का आंकड़ा बर्बाद हो जाएगा? ये सवाल है। यही नहीं, आरक्षण का मामला भी अब राष्ट्रीय जातिगत जनगणना के नाम पर अटका रहेगा। ये सवाल एक झटके में उठे हैं, जिनका जवाब भी मोदी कैबिनेट फैसले में ही है। सवाल है कि क्या बिहार की जो जातिगत जनगणना हुआ है वो अलग होगा
केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के बाद से 2021 में होना था, लेकिन कोविड के दौर में इसकी बात दब गई। 2024 में जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार फिर बनी तो राष्ट्रीय जनगणना कराने की तैयारी शुरू हुई। जनगणना कब शुरू होगी, उस इंतजार के बीच अब ये घोषणा हुई कि जातिगत जनगणना भी साथ साथ होगी। क्योंकि इस बार केंद्र सरकार डिजिटल मोड में जनगणना कराने जा रही है, तो फिर जातिगत रिकॉर्ड भी साथ साथ तैयार हो जाएगा। जहाँ तक अंतर की बात है, तो फिर सबसे पहला अंतर यही है कि जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, और फिर बिहार सरकार ने कोर्ट में बाकायदा हल्फनामा दिया था कि बिहार में जातिगत जनगणना नहीं कराई गई, बल्कि वह जातीय सर्वे था। दोस्तों, बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी है, यह तो आपको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में शराब के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहाँ इसका ताज़ा तरीन उदाहरण पूर्वी चंपारण जिले के कुरुआ चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय खरोही गांव में देखने को मिली है, जहां एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर शराब के नशे में स्कूल पहुंच गए। इस घटना ने बिहार की शराबबंदी को लेकर के उठे सवालों को फिर से उजागर किया है। यह घटना बुधवार की सुबह की है, जब हेडमास्टर राम स्वार्थ प्रसाद अपने स्कूल पहुंचे, लेकिन वे शराब के नशे में थे। स्कूल के छात्र छात्राओं ने जब उन्हें नशे की हालात में देखा तो फिर वे चौंक गए। जब बच्चों ने जल्द ही ये जानकारी अपने अभिभावकों को दी, इसके बाद अभिभावकों ने पुलिस को सूचित किया, जो तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने जब स्कूल पर पहुंच करके हेडमास्टर को देखा तो फिर वे मदिरा पान में झूमते हुए नजर आए। जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हेडमास्टर को नशे की हालात में गिरफ्तार कर लिया। हेडमास्टर के लड़खड़ाते कदमों को देख करके हर कोई हैरान था। जब गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर के न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह घटना बिहार सरकार की शराबबंदी नीति पर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि बिहार में शराब की तस्करी और अवैध कारोबार अब भी जारी है। पुलिस प्रशासन के तमाम दावे और फिर शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो इस नीति की प्रभावशीलता पर संदेह उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार के देश में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा का लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने भी जश्न मनाया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस दौरान तेजस्वी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। जब तेजस्वी ने इस फैसले को राजद और लालू यादव की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि ये हमारी 30 साल पुरानी मांग थी, ये हमारी समाजवादियों और फिर लालू यादव की जीत है। इससे पहले बिहार के सभी दलों ने पीएम से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया। जब कई मंत्रियों ने इससे इनकार किया, लेकिन ये हमारी ताकत है कि इन्हें हमारे एजेंडे पर काम करना है। वहीं पर केंद्र सरकार ने जब इसकी जानकारी दी, और ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके। उन्होंने कहा है कि अगली जनगणना में जातियों की जनगणना भी होगी। मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी मांग देश में पिछले काफ़ी सालों से 30 साल से की जा रही थी। जातिगत जनगणना की मांग करने वालों में पक्ष विपक्ष दोनों के नेता शामिल थे। माना जा रहा है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद में बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बदल जाएगा। जहाँ इससे सबसे बड़ा जो बदलाव हो सकता है वह है आरक्षण पर 50% की सीमा को बढ़ाया जाना। जहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50% का कैंप लगा रखा है, इसकी वजह से आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। वहीं पर जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद सबसे अधिक जोर जिस बदलाव पर होगा वह है आरक्षण की सीमा। माना जाता है कि देश में सबसे बड़ा जातीय समूह अन्य पिछड़ा वर्ग की है। साल 1931 की जनगणना में पिछड़ी जातियों की आबादी 52% से अधिक बताई गई थी। ओबीसी को जिस मंडल आयोग की सिफारिशों पर आरक्षण मिला था, उसने भी ओबीसी की आबादी 52% ही मानी थी। जब बिहार के जातीय सर्वेक्षण में ओबीसी की गणना अति पिछड़ा वर्ग और फिर पिछड़ा वर्ग के रूप में की गई। या सर्वे के आंकड़े के मुताबिक दोनों की संयुक्त आबादी बिहार में 63% है। दोस्तों, अपनी खास मिठास और सुगंध के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, यानी कि मशहूर शाही लीची अब चंद मिनट में आपके घर पहुंच जाएगी। ये पहल सबसे तेज डिलीवरी करने वाली ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट देगी। हाल ही में इस कंपनी और फिर बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसके बाद अब ये देश के महानगर और फिर सुदूर क्षेत्र के दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई और फिर हैदराबाद, चेन्नई जैसे महानगर में भेजी जाएगी। अब इसके ऑर्डर करने के 10 मिनट के अंदर ब्लिंकिट से आपके घर पहुंचा देगी। आपको बता दूं कि प्रसिद्ध शाही लीची
देश भर में कोने कोने में पहुंचाने की बड़ी योजना है और इसको पहुंचाने के काम में ये और भी तेज़ी से पहुंचेगी। अब एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने बिहार के मुजफ्फरपुर से लीची की सीधी खरीदारी और फिर त्वरित डिलीवरी की योजना बनाई है। जब पहली बार ब्लिंकिट इस सीजन में ऑर्डर करने के 10 मिनट के भीतर घर तक ताज़ा लीची पहुंचाने की सुविधा शुरू करने जा रही है। जब ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच जिले के मुशहरी में स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में बैठने के बाद अब निर्णय लिया है। जब आपको बता दूं कि इस बैठक में इंडिया मार्केटिंग हेड सार्थक जैन के साथ में बिहार लीची उत्पादक संघ के अध्यक्ष बच्चा प्रसाद सिंह के अलावा एक्सपर्ट कंपनी के दीपक मिश्रा और फिर ब्लिंकिट के सागर कुमार कृष्ण गोपाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दोस्तों, बिहार में नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दूं कि बिहार के हजारों नियोजित शिक्षकों के लिए एक बार फिर से निराशा भरी खबर सामने आई है। 12 वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में सेवाएं दे रहे इन शिक्षकों को पदोन्नति मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बिहार सरकार ने उनके इस सपने को फिलहाल झटका दे दिया है। जैसे शिक्षा विभाग ने पटना हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी प्रमोशन देने से इनकार कर दिया है। इसके बजाय सरकार अब कोर्ट के आदेश के खिलाफ LPA दाखिल करने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि वे नियोजित शिक्षक जिन्होंने 12 साल की सेवाएं पूरी कर ली है उन्हें पदोन्नति का अधिकार मिलना चाहिए। यह फैसला शिक्षक संघ संजय कुमार की 2021 में दायर याचिका पर आया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि नियोजित शिक्षकों के साथ राज्य सरकार भेदभाव कर रही है और उन्हें पदोन्नति तथा हस्तांतरण जैसे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हालांकि इस फैसले के 4 महीने बाद शिक्षा विभाग ने अप्रत्याशित रूप से एक नया रुख अपनाया है। जब प्राथमिक शिक्षक निदेशक साहिल ने हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत ही शिक्षकों को पदोन्नति मिल सकती है, वो भी सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ LPA दाखिल करने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, बिहार में भीषण गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है और लू का असर आम जनजीवन के साथ साथ स्कूली बच्चों पर भी पड़ने लगा है। इसी को देखते हुए बिहार शिक्षा विभाग ने साल 2025 के लिए गर्मियों की छुट्टियों की तारीखें पहले ही घोषित कर दी है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस साल बिहार के स्कूलों में समर वेकेशन 2 जून से लेकर के 21 जून 2025 तक रहेगा, यानी कि कुल 20 दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी, ताकि छात्र भीषण गर्मी से छुट्टी सुरक्षित रह सके और फिर उन्हें आराम मिल सके। आपको बता दूं कि गया समेत बिहार के कई जिलों में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जब गया में तो इस बार पिछले 15 वर्षों का तापमान रिकॉर्ड टूट गया है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। जब शिक्षा विभाग ने समय रहते हुए कदम उठाते हुए गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है, ताकि बच्चों की सेहत पर कोई भी असर ना पड़े। जब बिहार शिक्षा विभाग ने साल 2025 के लिए सरकारी स्कूलों की छुट्टियों की पूरी सूची लिस्ट भी पहले ही जारी कर दी। इस साल कुल 72 छुट्टियां तय की गई है, जो कि पूरे शैक्षणिक वर्ष में लागू रहेगी। इन छुट्टियों का लाभ सरकारी सहायता प्राप्त परियोजना, उत्क्रमित प्राथमिक, माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक स्कूलों के छात्रों और फिर शिक्षकों को मिलेगा। दोस्तों, बिहार बोर्ड के 10वीं और फिर 12वीं के टॉपर छात्रों को बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए नगद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया है। इस सम्मान समारोह का आयोजन श्यामा पावर इंडिया लिमिटेड गुरुग्राम के अध्यक्ष RS ठाकुर के पहल पर हुआ है, ताकि इन छात्रों को आगे की पढ़ाई में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। टॉपर्स को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र मिला है। जब राज्य स्तर पर यानी कि पूरे बिहार में फर्स्ट आने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए की नगद राशि और टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को 51,000 रुपए की राशि दी गई है। यह सम्मान समारोह दलहिन सराय के नगर परिषद सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी मुख्य अतिथि थे। यह मंत्री विजय चौधरी ने छात्रों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है और उन्हें मेहनत और संघर्ष करने की अहमियत समझाई है।